आज बच्चों, आज हम लोग सामने प्लीज, आज हम लोग रेशो की तीसरी कैटेगरी पढ़ेंगे। कौन सी कैटेगरी? ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस पूरी रेशो की सीरीज में सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके ही है। लिक्विडिटी रेशो बहुत ही सिंपल था क्योंकि उसमें रेशो ही दो थे, करंट रेशो और क्विक रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में अगर कहीं अटक भी जाते थे तो बैलेंस शीट बन जाती थी। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही बढ़िया आएंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। तो इस कैटेगरी को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मैं अब नहीं बोलूँगा चुप रहने के लिए, प्लीज़ ध्यान से। तीसरी कैटेगरी शुरू करेंगे हम लोग। इसका नाम है एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो या फिर इसमें 4 आते हैं। वैसे इसमें 8 है, आपके कोर्स के हिसाब से 4 है, ठीक है। और एक और है, वो कभी जुड़ता है कभी कटता है, अभी देख लूँगा आपकी बुक में है कि नहीं है। तो अगर वो होगा तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, पॉज कर दो बेटा। अब टर्नओवर रेशो में जो सबसे पहला रेशो आता है उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पहले सारे रेशो सुन लेना, फिर इनके लॉजिक बताऊंगा। फॉर्मूले भी यही याद करने हैं। और मैंने जैसे कहा कि सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इसी कैटेगरी में है, तो क्या ट्रिकीनेस आएगी वो भी अभी डिस्कस करेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुनना बिल्कुल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बोलो क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। शायद 11th में पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है। एवरेज स्टॉक और COGS का फॉर्मूला ये है। इसका लॉजिक अब समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है? मान लो आपका COGS 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपका एवरेज स्टॉक 50,000 है। तो आपने 50,000 से 5 लाख काटा तो योर आंसर इज 10। कितना आएगा? 10। तो अब ये 10 क्या दर्शा रहा है? हर रेशो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है हमें। करंट रेशो ये बताता है कि हम करंट लायबिलिटी कितनी जल्दी चुका देंगे। डेट इक्विटी रेशो ये बताता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इतना है तो इक्विटी इतना है। हर रेशो का कोई मकसद होता है, वो हमें कोई मैसेज देता है, नहीं तो हम रेशो क्यों निकालें। हम ऑलरेडी पूरा P&L बना चुके हैं, पूरी बैलेंस शीट बना चुके हैं, दुनिया भर की मेहनत हमने कर ली। अब रेशो क्यों निकाले जबरदस्ती? तो रेशो निकालते हैं, मैंने आपको डे 1 पे कहा था, इंटरप्रिटेशन के लिए। वी वांट टू नो समथिंग। हमें अपने कुछ फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके उनसे कोई रिजल्ट जनरेट करना है, इसलिए हम रेशो निकाल रहे हैं। नहीं तो क्यों निकाले? तो ये रेशो क्या बताता है? ये आ गया 10। व्हाट डज इट इम्प्लाई? ये कुछ भी इम्प्लाई नहीं करता, बेकार है। 10 से कुछ भी पता नहीं चल रहा। एक्चुअली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अपने आप में अधूरा है। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है होल्डिंग पीरियड, और उसका फॉर्मूला है, अगर डेज में निकालना है तो 365, मंथ में निकालना है तो 12 क्योंकि साल में 12 महीने हैं, और हफ्तों में निकालना है तो 52 क्योंकि साल में 52 हफ्ते हैं। ये लो और डिवाइड करो इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। किससे डिवाइड करो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मान लो अभी सिंपलिसिटी डेज में निकाल रहे हैं अपन, तो 365 ऊपर लो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 10 है तो 10 से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा 36.5। क्या आएगा? 36.5। अब इससे पता चलेगा कि मैंने टर्नओवर रेशो क्यों निकाला। मतलब मेरे स्टॉक को सेल में कन्वर्ट होने में 36 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 36। जैसे आज अगर मैंने माल बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये माल मैंने बनाया बेचने के लिए, इसमें सारी कॉस्ट आ गई। अब ये जितने टाइम में बिकेगा उसमें कितने दिन लग जाएंगे मुझे? 36 दिन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितना हाई होगा, होल्डिंग पीरियड उतना लो आएगा, और होल्डिंग पीरियड जितना लो आएगा आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। जैसे अभी देखो, अभी ये 365 को मैंने 10 से किया, अगर यही 365 को मैं 20 से करता तो ठीक है, तो ये आता 18 पॉइंट समथिंग। कितना था? अब यही 365 को मैं, इसी 365 को मैं 365 से ही करता तो
तो मतलब मेरा स्टॉक कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएगा? लेकिन 1 आने के लिए टर्नओवर रेशियो क्या आना चाहिए? हाई आना चाहिए। 10 से कहाँ आना चाहिए? 365। इतना हाई तो हो ही नहीं सकता। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना हाई होगा बिजनेस के लिए उतना अच्छा है, और इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं है। 10 आए तो अच्छा, 20 आए तो और अच्छा, 50 आए तो और अच्छा, 60 आए तो और अच्छा, 300 आए तो और अच्छा, 400 आए तो और अच्छा, 500 आए तो और अच्छा। तो कभी भी कोई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का लॉजिक पूछे तो आपको उसको पहले क्या समझाना पड़ेगा? होल्डिंग पीरियड। क्योंकि होल्डिंग पीरियड स्वयं किससे निकलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब पूरी पिक्चर वापस समझा देता हूं। पहले हमें निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है। फिर हमें निकालना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड, इसका फॉर्मूला है 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर। अगर यही डेज में ना निकालना हो, मंथ में निकालना हो तो 12 आ जाएगा, वीक में निकालना हो तो 52 आ जाएगा। सर क्वेश्चन में क्या करना है? जो बोले वो करना है। डेज में बोलेगा तो डेज में, वीक में बोलेगा तो वीक में, और मंथ में बोलेगा तो मंथ में। लेकिन होल्डिंग पीरियड निकलेगा किससे? इन्वेंट्री टर्नओवर। और इन्वेंट्री टर्नओवर का स्वयं फॉर्मूला क्या है? COGS। कोई अगर ये पूछे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इंप्लाई करता है, तो बोलोगे कि ये जितना हाई आए उतना अच्छा है। लेकिन इसको समझा नहीं सकते कि हाई आए तो क्यों अच्छा है। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? होल्डिंग। इसलिए दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो मेरे चार्ट में भी ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। पहला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। एवरेज किसी भी चीज का करना हो जिंदगी में, एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। COGS का एक फॉर्मूला हो रहा है सेल माइनस GP। क्या है? कभी इससे ना निकले तो इससे निकल जाएगा, सेल माइनस GP। अगर आपने 5 लाख का माल बेचा है और आपने ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का कमाया है, तो 5 लाख में से 1 लाख हटा दो तो कॉस्ट कितनी है आपकी? 4 लाख। COGS मतलब कॉस्ट। ठीक है। अब होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 365 12 52 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ही क्या निकलेगा? होल्डिंग पीरियड। और होल्डिंग पीरियड से ही समझ में आएगा कि आपने ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खुद से क्या कुछ बताता है? कुछ नहीं बताता। इन्वेंट्री टर्नओवर से क्या निकलता है? होल्डिंग पीरियड। और होल्डिंग पीरियड हमें बताता है कि हमें स्टॉक को बेचने में कितना टाइम लगेगा। हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर, लोअर द होल्डिंग पीरियड, एंड लोअर द होल्डिंग पीरियड, अरे पागल हो गया चलो, लोअर द होल्डिंग पीरियड साउंड द एफिशिएंसी पोजीशन ऑफ कंपनी। क्योंकि एफिशिएंसी रेशियो है ना। तो आप क्या चाहोगे अपने बिजनेस में? जल्दी जल्दी माल बेचना या लेट लेट बेचना? आप क्या चाहोगे? होल्डिंग पीरियड हाई आए कि लो आए? आप अपनी दुकान में ज्यादा से ज्यादा माल चाहते हो कि कम से कम चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, लेकिन बिकने के बाद कम से कम रह जाए, ये चाहते हो। ये नहीं चाहते कम से कम। कम से कम मतलब माल ही ना है, सप्लायर हमें माल ही ना दे, हमारे पास पैसे ही ना हो, हम माल खरीद ही ना पाए, दुकान हमारी खाली पड़ी हो, कोई भी कस्टमर आए उसको हम एक ही प्रोडक्ट दिखा पाए और वो चला जाए, इसके बाद तो कुछ भी माल नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। ये थोड़ी चाहते हैं हम चाहते हैं माल आए लेकिन हम उसे होल्ड ना करें, आए बिके, आए बिके, आए। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? बढ़ू आगे बढ़ू। तो अभी मैंने पहला पढ़ाया आपको जिसका नाम है, पीछे क्लियर है, दुष्यंत चौटाला। बालक हो खो मत जाना, बहुत दिन बाद आए हैं वैसे भी, योगेश चांडक सुन रहे हो? चलो ये आपका 365 को डिवाइड करोगे आप किससे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। अब सेकंड कैटेगरी पे आता हूं। सेकंड का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या नाम है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको प्यार से डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका भी पहले फॉर्मूला याद कराऊंगा। ऊपर आएगा नेट क्रेडिट सेल। क्या आएगा? नेट क्रेडिट सेल। नीचे आएगा एवरेज रिसीवेबल। क्या आएगा? एवरेज का फॉर्मूला फिर वही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन। नेट क्रेडिट सेल का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप टोटल में से कैश सेल हटा दोगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। वो बहुत बच्चों जैसी चीजें लिखने भी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने लिख दी। क्रेडिट सेल कैसे आएगी? टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो। और कैसे आएगी? आज मैं बोलूं मैंने 15 लाख की सेल करी है, उसमें से कैश में मैंने 5 लाख की करी है, तो उधार में कितने की करी है? 10 लाख की। तो क्रेडिट सेल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है। टोटल में से कैश हटा दो तो क्या आ गई? अब इसमें भी जैसे हम होल्डिंग पीरियड निकलता था, यहाँ कलेक्शन पीरियड निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊपर वही आएगा 365 या 12 या 52, और नीचे क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नीचे क्या आएगा? प्यार से TRR बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है ये भी देखो तुम। आज मेरी क्रेडिट सेल 15 लाख है,
और मेरे एवरेज डेटर 5 लाख है, तो 15 लाख 3 आएगा। अब मुझे होल्डिंग पीरियड जैसे वहाँ निकलता था वैसे यहाँ कलेक्शन पीरियड निकलता है। अब वो कलेक्शन पीरियड वही 365 लूँगा, लेकिन अभी मान लो मंथ में निकालना है तो ऊपर 12 लूँगा और नीचे टर्नओवर रेशो कितना लूँगा 3। 3 से 12 काटूँगा, 4 महीने आएंगे। अच्छी बात है ये, ख़राब बात है। 4 महीने लगते हैं आपको डेटर से पैसे कलेक्ट करने में, लानत है आप पे। बिजनेस कैसे करोगे आप? आज आपने सेल करी तो डेटर से पैसे आने में कितने महीने लग जाएंगे? 4 महीने। मतलब आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब अगर मान लो आपकी सेल होती 15 लाख की, है ना, लेकिन आपके डेटर सिर्फ 1 लाख के ही होते हैं, तो 1 लाख को 15 लाख से करता कितना आता है? ये 15 आता। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करता 15 से तो पॉइंट लगा देता और यहाँ 0 बढ़ा देता। 120 डिवाइड बाय 15 करो, 8.8 मंथ, मतलब 1 महीने से भी कम। 1 महीने से भी जल्दी आ जाता है पैसा। 1 महीना भी आता तो 1 आता, लेकिन ये तो 0.8 आ रहा है, मतलब 1 महीने से भी कम, मतलब 20-25 दिन में ही पैसा आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसमें भी लॉजिक क्या बना? इसमें भी लॉजिक यही बना कि टर्नओवर रेशियो अगर 3 से 15 हो गया तो मेरा कलेक्शन पीरियड भी कम हो गया। मतलब बोलो, हायर द टर्नओवर रेशियो, लोअर द कलेक्शन पीरियड, एंड लोअर द कलेक्शन पीरियड, साउंड द एफिशिएंसी पोजीशन। तो सारे टर्नओवर रेशियो का गुरु मंत्र एक ही है, ये हाई आने चाहिए। क्या आने चाहिए? टर्नओवर रेशियो हाई आएंगे, होल्डिंग पीरियड लो आएगा, कलेक्शन पीरियड, और ये पीरियड जितने लो आएंगे आपके बिजनेस के लिए उतना क्या चाहते हो? आपके डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट हो कि लेट हो? क्योंकि जितना जल्दी पैसा कलेक्ट होगा बैड डेट्स की रिस्क उतनी। जैसे मैंने उस दिन आपको मेरा ही एग्जांपल देके बताया था, दिया था कि आपको मैंने आपको कहा था ना कि हमने जब स्टार्टिंग में कोचिंग खोली तो हमें स्टार्टिंग में 75,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, जबकि हमारे बच्चे भी इतने नहीं थे। वो सिर्फ हमारी लैक ऑफ एफिशिएंसी दिखाता है। क्या दिखाता है? लैक ऑफ एफिशिएंसी। कि हम लोग इतना लंबा डेमो दे रहे हैं, बच्चा तो हमसे रोज मिल रहा है। हमारे एक दोस्त ने तो मुझसे ये कह दिया कि यार तेरे को बिजनेस करना ही नहीं आता, जो कस्टमर तेरे को रोज आके मिल रहा है, रोज तेरी क्लास में बैठ रहा है, वो बैड डेट्स कैसे हो सकता है? उसने कहा कि देख मेरी तो दुकान है, आज मैंने किसी को गुड फेथ में उधार दे दिया तो वो मेरे से रोज थोड़ी आ रहा है मिलने, तो वो मेरा पैसा खा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि वो मुझसे रोज मिल नहीं रहा। मैंने उसे माल दे दिया, गुड फेथ में दे दिया, अगली बार गलती नहीं करूंगा। अब उसके घर गया, मेरे को मिल नहीं रहा, 2-4 बार चक्कर भी लगाया, फिर मैंने कहा कहाँ उसके पीछे पड़ूं। यहाँ तो तेरा कस्टमर तो तेरे पास रोज आ रहा है, बैठ रहा है, तुझे सुन रहा है, हाउ कुड बी इट पॉसिबल कि वो बैड डेट्स कर जाए? मैं कहा ये बात तो है यार, जो इंसान तुमसे 365 दिन रोज मिल रहा है वो तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता है? तो मैं कहा यार ये तो हमारी लैक ऑफ एफिशिएंसी है। हाँ, सिस्टम नहीं था हमारा, नए थे, ठीक है। तो तुम्हें कहा था मैंने कि मेरे को और अब्दुल्ली सर को तो फीस मांगने में ही शर्म आती थी। हमें लगता था आप फीस कैसे मांगे, मतलब कैसे मांगे, मुझसे ही मांगो, ठीक है, काम कर रहे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हम मुर्जा सर इस मामले में शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें पता था कि यार बिजनेस कर रहे, तो बिजनेस एक अलग चीज़ है, किसी के साथ पर्सनल व्यवहार हो वो एक अलग चीज़ है। अब मेरा कोई भाई है, कोई कजिन है, तो उसके साथ में थोड़ी सी लीनियंसी रखूँ तो चलो समझ में आता है। सबसे मैं कैसे लीनियंसी रख रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया, एक सिस्टम होना चाहिए, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन भले डेमो दो, लेकिन 15 दिन के बाद तो आपके सिस्टम होना चाहिए ना कि इतना फीस आ जाए, फिर इतना फीस आ जाए, एक कलेक्शन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से चलती है। खैर हमने टाइम के साथ ये सब चीज़ें सीखी, आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़। आज तो मैं 6 महीने में भी एक बार रिकॉर्ड देखता हूँ ना, तो भी मेरे को कोई चीज़ दिक्कत नहीं आती। सब कुछ जिशान वर्षा ये लोग सब अपने लेवल पे सब कर लेते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बन गया, और वो बनना भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती बिना सिस्टम के। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके कलेक्शन पीरियड 4-4 महीने तक है, क्योंकि इससे तो बैड डेट्स की रिस्क होगी। और देखो पैसा नहीं आएगा तो फिर पैसा लगाओगे कैसे वापस, और पैसा वापस लगाओगे नहीं तो रिटर्न कहाँ से आएगा? बिजनेस में फाइनेंस वही काम करता है जो आपके शरीर में ब्लड करता है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आप जिंदा रह सकते हो। ऐसे ही बिजनेस में अगर पैसों का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो क्या बिजनेस जिंदा रह सकता है? वो बिजनेस डेटर से ही तो हो रहा है, तो वो कैसे कम हो सकता है? एक एक चीज बिल्कुल लॉजिक से समझा रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आ रही है बराबर? तो टर्नओवर रेशो क्या होना चाहिए भाई साहब? हाई होना चाहिए। तो कलेक्शन पीरियड अपने आप, और बिजनेस में हम यही चाहते हैं कि हमारा कलेक्शन पीरियड क्या रहे? लो रहे। तीसरे पे आते हैं, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल। अब तीसरा आता है पेएबल। कौन सा? इसमें तुम खुद ही याद कर लोगे, क्रेडिट सेल की जगह
रिसीवेबल की जगह एवरेज का तो वही मतलब है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन क्रेडिट कैसे निकलेगी? वहाँ कलेक्शन पीरियड की जगह वही ऊपर 365, 1252 और नीचे रेट कॉपी है। बस क्या करना है, यहाँ सेल है तो यहाँ परचेज है, यहाँ रिसीवेबल है तो यहाँ, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चे मेरे से आर्ग्यू करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, आर्ग्यू तो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर अगर आपकी टोटल परचेज है 15 लाख और आपके एवरेज पेएबल है 5 लाख, तो आपका आंसर आया 3, और आपके मंथ है 12। अब आप 12 को 3 से करोगे तो आपके मंथ कितने आएंगे? तो जैसे वहां डेटर से कलेक्शन 4 महीने में होता था, यहाँ क्रेडिटर को पेमेंट, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्रेडिटर को आप 4 महीने में पेमेंट कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है। अब अगर ये 4 महीने से 1 महीने हो जाएगा तो ये तो खराब बात है सर, आप क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर रहे हो, तो पैसे देने की बारी आ रही है ना, तो सोच चेंज हो गई थोड़ी सी। नहीं, जो सोच पैसे लेने में होती है वही सोच पैसे आप क्रेडिटर को अगर लेट पेमेंट दे रहे हो ये अच्छी बात है, आप उसे 4-4 महीने तक रुला रहे हो, ठीक है। किसी की आदत होती है, जहां आपने देखा सप्लायर पैसे मांगने आ रहा है, वो स्टाफ को बोल देता है बोल देना सर तो निकल गए, दूर से देख लेते हैं, या उसको बता देते हैं कि भैया वो आ रहा है, ठीक है, हाँ तो मैं निकल रहा हूँ, वो बेचारा दुकान में बैठा है, अपन यहाँ छुपे रहे, ये कब जाए कब मैं अंदर आऊँ। ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये आपके बिजनेस की गुडविल कितना खराब कर रही है। और एक बात याद रखना, किसी भी इंसान के साथ आप एक ही बार चोट कर पाओगे, दूसरी बार वो मौका नहीं देगा आपको, अगर समझदार होगा तो। आपकी एक टी शर्ट बनवाते थे हम एक बंदे से, उसको हमने बहुत अच्छा बिजनेस दिया था, ठीक है, उससे हमने टी शर्ट, हमारा मैप भी था तब, तो हमने मैप का भी ऑर्डर दिया था उसे, यहाँ का भी दिया था, और एक हमारे कम्युनिटी का भी काम करवाना था उससे, तो वो भी करवाया हमने उससे। हमने उसे 1-1.5 लाख रुपए का बिजनेस दिया, लेकिन उसने हमें बहुत परेशान किया, उसने हमें डिलीवरी नहीं दी। एक बैच हमारा 4 महीने तक बिना टी शर्ट के रहा, 4 महीने लगा दिए उसने हमें डिलीवरी देने में, उसने हमें रुला दिया, हम फ़ोन करते उठाता नहीं, और उससे हमसे ये गलती हो गई कि हमने उसे एडवांस दे दिया बस, तो हम वेंडर चेंज भी नहीं कर पाए। अब हमने वेंडर चेंज नहीं किया, 4 महीने तक उसने हमें खूब रुलाया, खूब परेशान कर दिया, हम फ़ोन करते उठाता नहीं, 4-4 बार में फ़ोन उठाता। एक फिर कुछ समय तक तो मेरा और मुर्सा सर का नंबर ही ब्लॉक कर दिया, तो मैं वो वर्षा के नंबर से फ़ोन करना पड़ता, वर्षा का नंबर ब्लॉक कर दिया, हमने उसका पता लगाया, बहुत मान मिन्नत से उसने हमें डिलीवरी दी, ठीक है, थोड़ा पैसा हमारा वेस्ट भी गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद हमने उससे हाथ जोड़ लिए, हमने उसके साथ कोई वो रिश्ता नहीं रखा, वो हमारे पास वापस आया। अभी उसकी हिम्मत देखो, वो बोलता है ये हुडी का ऑर्डर दे दो मुझे, आप ये हुडी बनवाते हो, ये तो कोटा में कोई भी नहीं बनवाता, तो ये वो बोलता है कि हमें हुडी का ऑर्डर दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा जूते दूँ तेरे को, जूते, हुडी का ऑर्डर दूँ तेरे को, ठीक है। वो 7 दिन तक कंटिन्यू चक्कर लगाता रहा, सर ऑर्डर दे दो, सर अभी बहुत बुरी हालत है, फलाना है, ढिमकड़ा है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा क्रिकेट का भी एक वो हो रहा है, ठीक है, अभी उसमें भी हमें बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह छपवानी है, हुडी छपवानी है, हुडी बनवानी है मतलब, और वो अगर हमारा वेंडर सही होता तो हम वो बिजनेस भी उसे देते। आज हमसे जो काम कर रहा है ना अभी, जिससे हमने तुम्हारा ये करवाया, उससे हम दूसरे ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है। तो हमारी एक सोशल लाइफ भी है, उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार बिजनेस में हमेशा याद रखना, ईमानदारी से काम करोगे, तरीके से काम करोगे। आज आप देख लो, ये क्लास भरी भी क्यों है, कुछ 12 साल में मेहनत करी होगी तो उसके ये फ्रूट्स है जो यहाँ दिख रहे हैं, नहीं तो कहाँ से, काम से ही काम बनता है। तो आप ये सोचो कि इनको आप लटकाते रहोगे 4-4 महीने तक, तो ये अगली बार माल देंगे क्या आपको? तो जैसे कलेक्शन पीरियड छोटा आना चाहिए, ऐसे पेमेंट पीरियड भी छोटा आना चाहिए। क्यों लटकाना, ठीक है। आज अगर मेरी पॉलिसी ये है कि मेरा बच्चा मुझे टाइम पे फीस दे, तो मेरे ऊपर ये भी वाजिब होता है कि मैं मेरा रेंट भी टाइम पे दूं, मेरा स्टाफ को सैलरी भी दूं, हर चीज़ में पेमेंट दूं। हमारे अंदर कुरान में एक आयत है, उसका मतलब ये निकलता है कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दो, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझे तुम लोग, मतलब उसका काम पूरा हो, उसका पसीना सूखे, क्रेडिट 1 महीने 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, उसका पसीना सूखे, उसने काम कर लिया, उसके पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दो, ठीक है। ये तो एक अच्छी चीज़ थी तो तुम्हारे साथ शेयर करिए ऐसे ही। तो ये होता है, रादर देन कि मैं उसे लटका के रखूँ 1 महीना 2 महीना 4 महीना। मेरे स्कूल में एक बार मैंने प्रिंसिपल से मेरी आर्ग्यू हो गई,
कोविड में वो लोग सैलरी नहीं दे रहे 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक। मैंने कहा सर मैम आप हमें सैलरी नहीं दे रहे हो, समझ में आता है, ये मैम हिंदी पढ़ाती है, ये सर संस्कृत पढ़ाते हैं, इनको तो सैलरी दो, इनकी कोई कोचिंग थोड़ी है। चलो मेरे को तो आप 1 साल भी सैलरी नहीं दोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके तो ब्रेड एंड बटर ही ये है, इनका घर कैसे चलेगा। 15,000 रुपये तो सैलरी है, उसमें भी आप कह रहे हो कोविड है, फलाना है, ढिमकड़ा है, आधी इस महीने देंगे, आधी अगले महीने देंगे, दो इनको पैसे, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर आप इनके लिए क्यों वकील बन के आए हो। मैं कहा मैम वकील बनने की क्या बात है, आप देखो तो सही वो सब्जेक्ट कौन से पढ़ाते हैं, आप साइंस के टीचर, कॉमर्स के टीचर, मैथ्स के टीचर को रोक रहे हो, उनको रोक रहे हो, वो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, उन लोगों के घर पे कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है करने को, और वो आप सैलरी अलग रोक दिए। वो स्वीपर की सैलरी रोक दिया आपने, 7,000 रुपये उसकी सैलरी है स्वीपर की, वो कहाँ से वो घर चलाएगी, ठीक है। इन लोगों को आप 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। बहुत बहस हुई मेरी उस समय प्रिंसिपल मैम के साथ। खैर, तो जैसे ये पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कलेक्शन पीरियड जैसे फास्ट होना चाहिए ना, पेमेंट पीरियड भी फास्ट ही होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि पेमेंट पीरियड ज़्यादा आ रहा है तो आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे कोई लिक्विडिटी बढ़िया नहीं होगी, उल्टी गुडविल खराब होगी, उल्टा वेंडर के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, उल्टा सप्लायर आपको अगली बार माल नहीं देगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूड कर रहा हूँ, सारे टर्नओवर रेशियो हाई आने चाहिए और सारे पीरियड लो आने चाहिए। और पीरियड लो कब आएंगे, जब टर्नओवर रेशियो हाई आए। बच्चों समझ में आ रहा है बराबर, अब लर्न कर लो। टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या आएगा, COGS। अब क्योंकि इन्वेंट्री है तो नीचे एवरेज स्टॉक क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल है तो नीचे क्या आएगा, ट्रेड पेएबल है तो नीचे, अब पेएबल परचेज की होती है तो ऊपर परचेज आएगी, और रिसीवेबल और सेल क्रेडिट में करोगे तो ही रिसीवेबल है, कैश में तो पैसा हाथों हाथ आ जाता है। तो यहाँ कौन सी सेल लेनी है, परचेज भी कौन सी लेनी है, याद कर लो बराबर। और एवरेज सबके कैसे निकलेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग, और सब में अगर हमें क्रेडिट सेल चाहिए तो टोटल माइनस, लेकिन COGS का कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमें। COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल माइनस GP, ये दोनों में से एक लगेगा। बाकी के फॉर्मूले सिंपल है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, सारे टर्नओवर रेशियो में एक बात याद रखना, सेल या सेल जैसा कुछ ऊपर आता है और जिस चीज़ का रेशियो होता है वो नीचे आता है। जैसे सेल में से GP हटाया था तो ही COGS आया था, यहाँ पे तो सेल ही लिए और यहाँ सेल जैसा परचेज लिए, क्योंकि नीचे पेएबल है तो ऊपर परचेज ही लेनी पड़ेगी। तो सारे टर्नओवर रेशियो की एक खास बात है, ऊपर टर्नओवर आता है, टर्नओवर कोई सेल बोलते हैं। तो सेल या सेल जैसा वेरिएबल ऊपर आएगा और जिस चीज का रेशियो है वो नीचे आएगा। तो याद करने का तरीका ये हो गया। अब जैसे ये रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सेल ऊपर आएगी, नेट सेल, नीचे क्या आएगा, एक रेशियो आपके कोर्स में पहले था अभी नहीं है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ऊपर क्या आएगा, टर्नओवर, और नीचे क्या आएगी, फिक्स्ड एसेट। एक रेशियो था करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर क्या आएगी, सेल, नीचे क्या आएगी। तो सारे टर्नओवर रेशियो में सेल या सेल जैसा, बोलो तो सेल या सेल जैसा ऊपर आएगा, और जिस चीज का रेशियो है वर्किंग कैपिटल का रेशियो तो नीचे, फिक्स्ड एसेट का रेशियो है तो नीचे, ट्रेड पेएबल का रेशियो है तो नीचे, ट्रेड रिसीवेबल का रेशियो है तो नीचे, इन्वेंट्री का रेशियो है तो नीचे, लेकिन सबको एवरेज लेना है इन तीनों को। अब वर्किंग कैपिटल को एवरेज थोड़ी होती है तो सीधे लेंगे, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता रखा है तुम्हें, CA, याद है ना। हाँ, एक बुक दो मुझे देखने दो, कुछ जुड़ा है क्या। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जुड़ गया, मुझे ना ये जुड़ता कटता रहता है। फिक्स्ड एसेट वाला भी है और नेट एसेट वाला भी है, वर्किंग कैपिटल वाला नहीं है तुम्हें। नहीं, वो भी है। 6 हो गए ये तुम्हारे में, 6 है ये, ले पकड़ो, 6 है, 6, 4 तो लिखे हुए हैं यहाँ। अब 2 मेरे पास जगह नहीं है, लिख नहीं रहा हूँ। 5वां है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, समझ जाओ क्या फॉर्मूला होगा, नेट सेल ऊपर, नीचे फिक्स्ड एसेट। एक फॉर्मूला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, तो नेट सेल ऊपर,
और नेट एसेट जिसका फॉर्मूला है, जिसका रेशो है वो तो नीचे आएगा, और नेट सेल सब में नेट सेल आएगी, इसमें भी नेट सेल, सब में नेट सेल। अब क्रेडिटर में नेट सेल कैसे आ सकती है, तो उसमें क्या आएगी, स्टॉक में सेल क्यों आएगा, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, तो इसीलिए सेल में से जीपी हटा दो तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट पे। तो थोड़ा दिमाग यूज करना है, आएगा ऊपर सेल ही, लेकिन जैसा नीचे का डिनोमिनेटर होगा वैसा न्यूमरेटर होगा, ठीक है। अब पेएबल नीचे ले रहा हूं तो ऊपर सेल कैसे ले सकता हूं, ऊपर क्या आएगा, परचेज आएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं? क्या आगे बढ़ूं, हो गए सारे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, ट्विस्ट बताता हूं कि इसमें क्वेश्चनों में ट्विस्ट क्या आएंगे, ठीक है। सुनो, इसमें आपको पहले तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन तो टाइम पास है, बिल्कुल पहले तो टाइम पास करेंगे। फिर जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ कैसे आएंगे। ओ राफे इधर देख ले भाई, इधर देख ले, सामने यहाँ देखते रहो। ट्रिकी वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधा बैठ गुरदीप। आपको वो कोई वेरिएबल किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके दे देगा। जैसे वो बोलेगा कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है, कैश सेल क्रेडिट सेल का 30% है, तो आपको x मान के सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको x मानने से थोड़ी नफरत हो, जो मुझे है, तो आप 100 मान के कर लेना, आंसर सेम आएगा 100। जैसे आप ये मान लो, उसने कहा कि कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है, तो आप क्रेडिट सेल को 100 मान लो, और कैश सेल उसका 20% है तो उसे 20, तो 100 और 20 टोटल सेल कितनी हो गई, 120। अब वो टोटल सेल आपको 12 लाख दे देगा। तो अगर टोटल सेल 12 लाख है तो ये कितने की वैल्यू है, 120। तो 120 से 120 कटेगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। अब आपको जो भी चाहिए, अब आपको अगर कैश सेल चाहिए तो इंटू, अरे क्रेडिट सेल चाहिए तो इंटू करो 100 से, और अगर आपको कैश सेल चाहिए तो इंटू करो कितने से, 20, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें मैंने एक्स वैक्स कुछ भी नहीं माना, समझे क्या करा मैंने। देखो, उसने कहा था कि जो कैश सेल है वो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे घूमेगा। क्रेडिट सेल का कितना है, 20%, 20% है। तो अब मेरे को एक तो था एक्स मानू, अब मैंने कहा एक्स नहीं मानना आपको, तो आप हर चीज को 100 मान लो। जैसे मैंने आपको एडमिशन पढ़ाया था, तो जब नया पार्टनर आता था और रेशो गिवन नहीं होता था, तो हम फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते, और 1 में से हम नए पार्टनर का शेयर अगर 1/4 है तो हम 1 में से 1/4 माइनस करते हैं, तो नया रिमेनिंग शेयर कितना आता था, 3/4। फिर हम 3/4 को पुराने रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमने उसमें पूरी प्रक्रिया में कहीं एक्स लिया, तो ऐसे नहीं, यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पे भी आप एक्स मत लो, 100 ले लो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे देखो, आगे मान लो कि लेट अस अज्यूम क्रेडिट सेल इज 100, तो अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल कितनी होगी, 20%, मतलब 100 का जो कितना होगा, 20 होगा। क्रेडिट वाली 100 है, कैश वाली 20 है, तो टोटल सेल कितनी होगी, होगी या नहीं होगी। अब आप मुझे क्रेडिट भी नहीं दोगे, कैश भी नहीं दोगे, टोटल भी नहीं दोगे, तो क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को, किसी का बात नहीं कर सकता। आपको एक तो देना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में मान लो टोटल सेल गिवन है, और वो टोटल सेल कितनी है, 12 लाख। अब आपको 12 लाख को स्प्लिट करना है किसमें, क्रेडिट में और कैश में। तो कैसे करोगे, ये जो 12 लाख है ये कितने की वैल्यू है, तो टोटल 120 है, और इसमें से क्रेडिट कितनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। सेम ऐसे ही ये 12 लाख कितने की वैल्यू है, 120, और कैश कितनी है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, स्प्लिट हो सकता है 0 0, और 12 से 12 कटेगा एक बार, 10,000 को 100 से करोगे कितने आगे, 10 लाख। सेम ऐसे ही 0 0 12, 10,000, 10,000 को 20 से करोगे, तो क्रेडिट वाली कितनी आ गई, कैश वाली कितनी आ गई, और टोटल तो क्वेश्चन में ही गिवन दी। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, जो चीज गिवन ना हो, 2 चीज गिवन नहीं होगी, तो जिसके बेसिस पे आपको दूसरी चीज निकालनी है ना, उसको 100 मानना। जैसे कैश 20% है क्रेडिट का, तो कैश को 100 नहीं माना मैंने, 100 किसको माना मैंने, क्रेडिट को, और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
समझ गए? हालांकि ये चीज़ बताना एक तरीके से रटाने जैसा हो गया, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। आपको क्वेश्चन में जैसी लैंग्वेज आएगी आपको वैसे दिमाग लगाना है। फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, बट ये थोड़ा सा एक हेल्प करने के लिए कि किसी की मैथ्स वीक हो तो उसकी अकाउंट्स में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए एक छोटी सी वो चीज़ बताई है मैंने आप लोग कि जो चीज़ गिवन ना हो उसे 100 नहीं मानना, जो चीज़ के बेसिस पे दूसरी वाली चीज़ हो उसे क्या मानना है। जैसे कैश सेल किसके बेसिस पे है? क्रेडिट। तो सेल क्रेडिट को क्या मानो? 100 मानो, और कैश उसका कितना है? 20%। बस फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? क्वेश्चन करूँगे कल से करें? कर लेते हैं, लाओ दो। तुम्हें रूल पता ही है। तुम लोग अगर सारे ये बोल देते सर कराओ, तो मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ नहीं कराता। तो तुम लोग क्या समझते ही नहीं हो, इतना टाइम हो गया तुम लोगों को। चलो देखो इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 52 से शुरू है टर्नओवर रेशो। समीर बहुत मार खाएगा बेटा, चुप हो जा बिल्कुल। हाँ हाँ भाई, कौन से भाई? जगजीत भाई। देखो इन्वेंट्री आपको बिगनिंग में दे रखी है 90 और एंड में दे रखी है 110। परचेज दे रखी है, कैरियज दे रखी है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दे रखी है। सब कुछ दे रखा है सामने। देखो अब जरा फॉर्मूले लगाएंगे, आंसर पाएंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है कि नहीं है? COGS अपॉन COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, है कि नहीं है? ये सब आपको सजा के दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है ना, ओपनिंग बताओ 90,000, परचेज बताओ 2,30,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरियज डायरेक्ट एक्सपेंस। हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो डायरेक्ट होता है। कौन से अकाउंट में? तो देखो इसमें कैरियज वगैरह है। वेजेस तो दिख रही है मुझे 70 और कैरियज भी दिख रही है, तो दोनों लेंगे 70 और 90। अरे 70 और 20 कितने हो गए? माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। 2,30 में 90 जोड़ो, 3,20, 3,20 में फिर 90 जोड़ो, 4,10 और 4,10 में से 1,10 हटा दो, 3 लाख। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद है? तो ओपनिंग कितना है? 90, क्लोजिंग कितना है? डिवाइड बाय 1% 90, 2 लाख। 2 लाख को 2 से करोगे, फॉर्मूला लगा दो। COGS कितना है? एवरेज स्टॉक कितना है? आंसर 3। देखिएगा पीरियड हर बार नहीं पूछेगा। वो जो मैंने तुम्हें बताया ना, होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, हर बार नहीं पूछेगा। पूछे तो बताना है, लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि ये सारे टर्नओवर रेशो के बाद होल्डिंग पीरियड निकलते हैं, और होल्डिंग पीरियड से ही कंक्लूजन समझ में आता है। अब मुझे एक बात बताओ सिमरिता, ये 3 अच्छा है कि बुरा है फर्म के लिए? इससे ज़्यादा होगा तो और अच्छा है, लेकिन अभी 3 अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। अब अगर मैं इसमें होल्डिंग पीरियड निकालूं तो होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है, मान लो मंथ में निकालना है, तो 12/3 4 मंथ। मतलब स्टॉक को कन्वर्ट होने में 4 महीने लगते, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पास 4 महीने स्टॉक पड़ा रहता है। बेकार है, 3 है तो कम है, और बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो एक 3 की जगह 12 आता, तो 12 डिवाइड बाय 12 तो होल्डिंग पीरियड कितना होता? 1 महीना। अच्छी बात है। और ज़्यादा हो तो क्यों और अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई आइडियल रेशियो तो आप ये बता ही नहीं सकते क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको हमेशा टर्नओवर रेशियो के बाद होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? सिंपल था क्वेश्चन, ये नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ और पढ़ा रहा हूँ बेटा, और पढ़ा रहा हूँ। 54, एक देखो 54। तुम लोगों की कॉपी भी तो चेक करनी है आज, मैंने बोला तो था।
आज बोल रहा हूँ, कल चेक करूंगा, तो एक दूसरे की कॉपी में से उतार के ले आना बराबर, ठीक है? ऐसा नहीं तुम खाली ले आओ, ठीक है? नहीं तो यहाँ रुकना पड़ेगा। और तुम्हारा दोस्त भी, अब तो दोनों बैच वाले भी साथ में हो गए हो, तो सीता गीता, राम और श्याम सब साथ में मिल गए हैं अब, ठीक है? बिंदास चीटिंग करना, अच्छी हैंडराइटिंग में सजा के लेकर आना, टीप कर पूरा। देखो, अरे इधर देखो पिक्चरों, क्रेडिट सेल दे रखी है आपको कितनी? 270। कैश सेल दे रखी है आपको कितनी? 1050। भाई बात मत करो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होकर अंदर आई, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न, क्योंकि अगर रिटर्न आउटवर्ड होता तो परचेज रिटर्न। याद है ना, ये 12th 11th में आते हैं ये सब। तो सेल रिटर्न कितना है आपका? 20,000। कितना 1000? अब आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है कितना? 55,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? तो पूरा क्वेश्चन मैंने क्यों लिख दिया मजाक मजाक में, फालतू ही। हाँ, अभी ये तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, पूछा क्या है देखो तो, और ऊपर जीपी रेशो भी दे रखा है। जीपी रेशो कितना है? 25%। सामने देखो, सामने बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है इन्वेंट्री। रोज रोज लिखूंगा जब तक याद नहीं हो जाएंगे। COGS अपॉन, आज तो पढ़ा है, आप तो चिल्लाओगे, कल मैं चिल्लाऊंगा जब नहीं बताओगे, ठीक है? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? COGS। फुल मजे आ रहे हैं ना? अब इधर देखो, अब COGS का फॉर्मूला पाया गया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है, लेकिन मेरे को परचेज नहीं मिल रही। परचेज के बिना लग ही नहीं सकता, तो दूसरा लगा के देखो। दूसरा था सेल माइनस जीपी, था कि नहीं था? क्या था? तो COGS का दूसरा वाला फॉर्मूला है सेल माइनस बोर्ड पे देखना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैंने क्या बोला था कि सेल में क्रेडिट लेना? सेल बोला ना, सेल बोलूंगा तो कैश भी आएगी और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। मैंने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में बोला था क्रेडिट सेल लेना, यहाँ बोला था, यहाँ क्या बोला था? सेल लेना। सेल मतलब सेल, यहाँ देखो सेल, दोनों को बोलो, लेकिन सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगा। सेल रिटर्न कितना है सर? क्यों माइनस होगा सेल में से सेल रिटर्न? एक बात बताओ, आप कोई भी रेशो निकाल रहे हो, उसमें कोई माल बिक के वापस आ गया तो माल तो बिका ही नहीं, फिर तो सेल है ही नहीं। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर सेल आ रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि उसमें से सेल रिटर्न माइनस होगा। ये सिर्फ इसमें नहीं बता रहा हूँ, हर चीज में बता रहा हूँ। किसी भी फॉर्मूले में मैं तुम्हें सेल बोलूँ तो उसमें से सेल रिटर्न। देखो एक बात बताओ, किसी बैंक में आप लोन लेने गए, बैंक ने ऐसे ही आपसे बात बात में पूछ लिया, भाई साहब आपका टर्नओवर कितना है? बोला 600 करोड़ का टर्नओवर है। तो बैंक ने कहा बहुत बढ़िया टर्नओवर है यार, लो लेकर आओ, आपको P&L लेकर आओ, आपको लोन वोन अप्रूव करा देंगे। मैं लेकर गया तो उसमें लिखा हुआ था 400 करोड़। बोला झूठे आदमी हो तुम यार, तुम्हारे यहाँ 400 करोड़ लिखे हुए हैं। अरे वो तो 200 करोड़ का माल वापस आ गया था। क्यों? सही नहीं था, खराब क्वालिटी का था, कस्टमर ने मुंह पे मार दिया मेरे, ठीक है? तो बोला पागल के बच्चे, फिर 600 क्यों बता रहा है? 400 बता ना। आपने क्या पूछा सेल कितनी थी? सेल तो 600 ही थी ना, और 200 वापस आ गया तो मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है फिर? हाँ, माल वापस आ गया, किसकी गलती है? तेरी नहीं है तो? हाँ मेरी है। तो जनरली भी कोई हमसे पूछे ना सेल कितनी है, तो इट्स ऑब्वियस कि हमें उसमें से सेल रिटर्न माइनस करनी चाहिए, क्योंकि वो माल बिका ही नहीं है, उसको मैं कंसीडर ही क्यों कर रहा हूँ? तो हमेशा नेट सेल ही लेते हैं। क्या लेते हैं? तो 420 में से 4 लाख, और इसमें से भी जीपी हटाना है। जीपी यहाँ वर्किंग नोट में निकाल लें। आपकी सेल है 4 लाख, इधर देखो, और आपका जीपी है 25%। अब आपको इतनी बार बोल चुका हूं मैं, 25% मतलब आधे का आधा, 1/4। तो 4 का आधा 2, बात मत करो, और 2 का आधा, यहाँ से 1 लाख हटा दो। 4 20 में से 20 गए, वैसे ही 4 बचे, 4 में से 1 गए, COGS 3 लाख। अब एवरेज भी कर लो। एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग 55, क्लोजिंग 45 डिवाइड, ये 1 लाख होगा। 1 लाख डिवाइड बाय 2 करोगे 50।
लगाओ फॉर्मूले में। COGS कितना है? 3 लाख, ये रहा 3 लाख, और ये कितना है? तो 3 लाख और 50,000, 6 आएगा। कितना आएगा? चेक करिएगा, बोलो भाई विनय पाठक, 6 आया है रेशो, अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो अगर अभी इसका पीरियड देखें अपन मंथ में, तो 12 डिवाइड बाय 6। अब इसमें कोई बेंचमार्क तो है नहीं जिससे कंपेयर करें, तो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो उसमें 4 मंथ था, इसमें 2 मंथ है, तो अच्छी बात है। अब ये 2 मंथ से 1 मंथ हो जाता तो और अच्छी बात है। तो इसमें मैं तुम्हें बार बार तुमसे पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन में कमेंट करने को आता है। तो अगर आप 4 नंबर पे बाहर भेज दूंगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में आप सिर्फ रेशो निकाल के आ गए और आपने 6 लिख दिया और इसको इससे डिवाइड करके आपने 2 लिख दिया, तो 3 नंबर देगा, 1 नंबर कमेंट का काट लेगा। ठीक है, 12th क्लास के लेवल के हिसाब से भेजा बेटा, कमेंट वगैरह कोई भी नहीं बताता, रेशो निकालना बता देता है। मैं इतनी डिटेलिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है एक क्वेश्चन में कमेंट आएगा, हम 99 की तैयारी नहीं करेंगे, 100 की करेंगे। वो 1 नंबर फालतू नहीं छोड़ के आना है, उसमें 2 लाइन लिख के आनी है बस, और 2 लाइन के चक्कर में जबरदस्ती 1 नंबर जाएगा। कमेंट करने को आते हैं रेशो में, तो इसीलिए मैं हर रेशो का, जहां आइडियल रेशो है वहां आइडियल बता रहा हूं, जहां आइडियल नहीं है वहां पे क्या आइडियल हो सकता है ये बता रहा हूं, ताकि आप कमेंट करके आओ। तो बराबर पढ़ना, लास्ट में वो ये बोलेगा कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ कंपनी, तो आप कमेंट करके आना। इतनी मेहनत करिए, फालतू छोड़ के मत आ जाना। तो कमेंट में क्या करोगे कि जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रहे हैं वो उतने बढ़िया है, और जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या कोई से भी टर्नओवर रेशियो कम आ रहे हैं तो उतने ही खराब। समझ गए? एक आध दो और खींच दे, पक्का? अब तुम लोग हाँ बोल रहे हो तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बंद कर दो।